नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 12 जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लगवाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले के तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख रखा है घनाभ के बारे में। ठीक है, तो घनाभ देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फार्मूला तो जान ही जाएंगे। ठीक है, घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, जैसा कि ये देखो मैंने फिगर बताया है, यहाँ पर इसमें कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। और ये कैसी आकृति है? ये आयताकार आकृति है कि नहीं है ये बच्चों, ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार करवाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये है ऊपर ऊपर से समझ लेंगे। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें तो समझेंगे ही समझेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, तो ये एक आयताकार होता है। ठीक है, आयत के रूप में होता है। ठीक, तो यह एक त्रिविमीय आकृति है, मतलब इसमें क्या होता है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसलिए ये त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो मेन फार्मूला है इसको ध्यान रखने के, जो इस पर क्वेश्चन लगेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये हो जाएगा फार्मूला 2 कोष्ठक में यल बी और प्लस बी एच और प्लस एच यल हो जाएगा। ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों याद रखना है, बार बार यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, फिर घनाभ का आयतन का फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा यल गुणे बी और गुणे एच। ये फार्मूला भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस फार्मूले को सभी को अब अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा और इसी फार्मूले पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करिएगा, तभी ये फार्मूले याद होंगे। ठीक है, और बार बार लिख लिख के याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब याद करेंगे फिर लिखेंगे, फिर भूलेगा, फिर याद करेंगे, फिर लिखेंगे। इस तरीके से करेंगे तो 4-6 बार लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक फार्मूले याद हो जाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूले नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन आते आते भी छूट जाएगा। आप क्या करोगे, ये सोचोगे कि सर ने तो बताया था, चाहे यूट्यूब वाले सर ने, मैथ वाले गुरुजी ने बताया था या स्कूल में बताया गया था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा। याद नहीं आएगा अगर आपने इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं किया है लिख लिख करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतना प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छे नंबर लाना और मैथ में बढ़िया बनना तो आपको ये काम करना ही होगा, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। तो देखें, इसके आगे फार्मूला घनाभ का विकर्ण, जो कि यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो घन की बारी आ जाती है। तो घन एक त्रिविमीय 3D, ठीक है, 3D वस्तु होती है जिसके 6 बराबर आकार के फलक होते हैं। 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। इसमें प्रत्येक फलक जो होगा बच्चों वो क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये सभी वर्ग के टाइप के दिख रहे हैं ना, ये ऊपर भी वर्ग, नीचे भी वर्ग, इधर भी वर्ग, इधर भी वर्ग, तो ये सभी वर्ग होंगे। और आयत में क्या होता है, उसमें घनाभ में क्या होता है, वो आयत होता है। ठीक है, प्रत्येक फलक क्या होते हैं, आयत होते हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इसका फार्मूला देख लो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन का आयतन जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों वो a क्यूब हो जाएगा। घन के फलक का विकर्ण, फलक का मतलब बच्चों ये है, जैसे ये वाला अगर देखें ये नीचे का फलक है। ठीक है, तो अगर इसके विकर्ण का फार्मूला अगर हमें चाहिए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट 2a। अगर इसके आंतरिक विकर्ण का चाहिए, आंतरिक विकर्ण का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से बच्चों हम यहाँ पर मिलाना चाहते हैं, तो ये वाले जब रेखा मिलाएंगे तो इसका विकर्ण चाहिए तो अंडर रूट 3a का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये घन के आंतरिक विकर्ण का था। इसके आगे देखते हैं, देखें ये है
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार की आकृति को हम बेलन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आकृति को बेलन बोलते हैं। तो देखें, बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब ये होता है बच्चों, यहाँ से ये ऊपर वाले का, ये जो ऐसे आप ये समझ सकते हैं, जो बेलन होता है उसको एक जैसे होता नहीं कि जो गांव में जब लकड़ी काटते हैं तो बोंटा निकलता है ना, अब हम लोग उसको बोंटा बोलते हैं, या तुम लोग पता नहीं क्या बोलते हो, नहीं जानते हैं। तो ये इसी प्रकार कटा होता है। तो इसका ये जो गोल गोल होता है, इसका अगर क्षेत्रफल चाहते हैं तो इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2πr। इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय नीचे वाले का भी क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला होता है 2πr प्लस r हो जाता है। बच्चों मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में जब समय रहेगा तो मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन अभी जो समय की मांग है वो केवल यही मांग है कि फार्मूले याद करिए और उस पर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ। इसके बाद देखो, बेलन का आयतन जो है वो πr² इंच है, ठीक है, πr² इंच है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शंकु की बात आ जाती है। बेलन का आयतन πr² इंच, ऐसे रटिएगा तभी याद होगा। शंकु, जिसे लंबवृत्तीय शंकु भी बोला जाता है। इस प्रकार के जैसे बर्थडे का टॉफी होता है या कुल्फ़ी होता है, तो उसी के आकार का ये होता है, ठीक है, शंकु। तो शंकु की यहाँ पर ये देखिए, ये हाइट हो जाती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हो जाता है त्रिज्या। उसके लिए वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है πr/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है ये πr और कोष्ठक में l प्लस r हो जाता है, ठीक है। और शंकु का आयतन के लिए फार्मूला 1/3 πr² इंच हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए गोला आ जाता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4πr², ये फार्मूला। और गोले का आयतन, ठीक है, सभी फार्मूले अभी लगेंगे, ठीक है। तो 4/3 πr³। इसके बाद देखिए अर्धगोला का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 3πr², और अर्धगोले का आयतन जो है वो 2/3 πr³ ये हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे मैंने उसको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 90 मीटर गुणे 40 मीटर नाप के एक स्विमिंग पूल में 150 आदमी गोता लगाते हैं। यदि एक आदमी द्वारा हटाए गए पानी का औसत विस्थापन 8 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है इसको समझिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखें यहाँ पर। देखें तो यहाँ कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो बच्चों, ये मान लो एक आयताकार स्विमिंग पूल है, ये एक आयताकार स्विमिंग पूल है, ये एक आयताकार स्विमिंग पूल है बच्चों। यहाँ पर जो इसकी लंबाई दी गई है वो 90 मीटर और जो चौड़ाई दी गई है वो 40 मीटर दी गई है। यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। कुछ पानी इसमें भरा हुआ, मान लो इतनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, इतनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, जब एक व्यक्ति इसमें कूद रहा है, ध्यान देना, जब एक व्यक्ति इसमें कूद रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति, तो यहाँ जो ये पानी का विस्थापन जो हो रहा है, अर्थात पानी जो एक व्यक्ति की जो पानी है वो 8 मीटर क्यूब, ठीक है, कितना विस्थापन कर दे रहा है, अर्थात पानी जो है इतना ऊपर उठ जा रहा है। इसी प्रकार से इसमें 150 आदमी
जब गोता लगाते हैं तो इसका पानी का स्तर कितना उठ जाएगा बच्चों। एक आदमी की वजह से विस्थापन 8 मीटर क्यूब हुआ तो 150 लोग कूदेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 को इसमें गुणा कराना होगा और ये पता लग जाएगा कि पानी कितना स्तर ऊपर उठा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब यहाँ पर जो इसका आयतन होगा, ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आदमी कूदे हैं तो इतना मीटर क्यूब जो है वो पानी का स्तर ऊपर बढ़ रहा है, अर्थात इतना आयतन, पानी का इतना आयतन ऊपर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे लिखेंगे स्विमिंग पूल में पानी का आयतन में हटाए गए पानी का आयतन, स्विमिंग पूल ऐसे लिखेंगे, स्विमिंग पूल में हटाए गए पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कि जितने व्यक्ति ने इसमें छलांग लगाए हैं, जितना मीटर क्यूब ये क्या हुआ पानी का विस्थापन हुआ वो चीज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 गुणे 150 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका आयतन जो हो जाएगा वो यल गुणे बी और गुणे एच हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणे 150 हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, और इस तरीके से यल जो है वो 90 है और ये 40 है और ये एच हो जाएगा, 8 गुणे 150 हो जाएगा इस तरीके से बराबर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 150 बट्टे जो हो जाएगा वो 90 और गुणे हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अब काट लेंगे तो देखो ये कटा और कट जाएगा बच्चों। तो चलो इसको काट लेते हैं, 3 से काट देते, चलो 3 से काटते हैं। तो 3 5 15 और 3 तिरिका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 से काटते हैं, 8 5 40 हो जाएगा। तो ये 5 5 कट गया, तो यहाँ पर बचा 1/3, और 1/3 को जब भाग करेंगे तो ये 33 ऐसे 3 3 3 3 आता रहेगा। तो हाइट जो हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी इतना सेंटीमीटर, 33.33। तो ये आंसर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर में है। देखिए बच्चों, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन मिलेगा, समझना होगा तभी क्वेश्चन लग पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, उस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, आप भी मेरे साथ लगाइए, प्रैक्टिस करिए तभी कुछ होगा। ठीक है, देखें दूसरा नंबर दिया हुआ, एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धात्विक बेलन बनाया गया है। प्रत्येक गोले का व्यास क्या है, प्रत्येक गोले का व्यास पूछ रहा है, समझते हैं एक बार फिर यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर ऐसे गोला है कुछ। ठीक है, ऐसे कितना गोला है बच्चों, 12 गोला है। ठीक है, इसका कुछ व्यास होगा। ठीक है, इसका कुछ व्यास होगा। तो कह रहा है एक ही आकार के 12 गोलों को पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर, इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक बच्चों 2 सेंटीमीटर व्यास का और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर व्यास का क्या बना रहा है, एक बेलन बना रहा है। और तो इसका अगर 2 सेंटीमीटर व्यास तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो कह रहा है प्रत्येक गोले का व्यास है। ठीक है, तो प्रत्येक गोले का व्यास है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जितना ये 12 गोले हैं, ठीक है,
इन 12 गोलों का आयतन जो होगा वो क्या होगा, एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 12 गुणे एक गोले का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये का है बच्चों, का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या है, वो है 4/3 और पाई आर क्यूब है, ठीक है, पाई आर क्यूब है ये फार्मूला। उसके बाद देखो यहाँ बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन है 2 पाई नहीं 2 पाई आर स्क्वायर इंच है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो देखो इसी में रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 4 3 12, 3 चौक 12 ये हो गया, तो 4 चौक 16 पाई आर क्यूब और बराबर हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंच। ये देखो पाई पाई कट गया और यहाँ पर आर स्क्वायर 2 स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा, अर्थात 16 आर और बराबर इंच, और इंच कितना बचा 16 है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 16/16, ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आर बराबर 1 हो जाएगा ना, आर बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछा था ब्यास, तो ब्यास ऐसे निकाल लेते हैं। ब्यास क्या होता है, त्रिज्या को 2 गुना होता है, तो 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 2, तो 2 सेंटीमीटर ब्यास आ जाएगा, ठीक है, ब्यास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखो यहाँ पर ऑप्शन जो सही है वो सही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। एक किनारे पर बनाई गई, तो ये एक शंकु और एक बेलन का होगा, ठीक है बच्चों, एक शंकु एक बेलन, क्योंकि देखो जो यहाँ पर पेंसिल होती है, ये क्या है भाई, नुकीली बनाई गई एक, तो पेंसिल जो होती है, तो पेंसिल कुछ इसी प्रकार से तो होती है, ऐसे आया, फिर यहाँ पर छांट दिया जाता है, तो इस प्रकार से बन जाता है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ एक शंकु बन जाएगा और इधर बेलन बन जाएगा, ठीक है, तो ये इसका संयोजन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है, तो साहुल जो होता है देखो यहाँ पर बनाया भी गया है, तो एक साहुल किसका संयोजन होगा, वो होगा शंकु और अर्धगोले का, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 5 नंबर में, देखो 5वां नंबर यहाँ पर है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, 5वां नंबर में है, 5वां नंबर है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 2 गोले हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ऐसे 2 गोला है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं ये R1 है और ये त्रिज्या R2 है, इसके आयतनों का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले गोले का आयतन और गुणे मतलब अनुपात में दूसरे गोले का आयतन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन है 4/3 और पाई R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और जो अनुपात है वो 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें जो दिया हुआ है वो 64:27 दिया गया है। अच्छा, ये जो रेशियो होता है उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा ऐसे, और यहाँ 64/27 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो ये कट गया 4/3 R1, इसको R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं बराबर, इसको देखो 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसका क्या है, इसके घात बराबर है तो इसके आधार भी बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब R1/R2 बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है, ये चीज़ें आ गया। तो यहाँ पर यही पूछ ही रहा था कि अच्छा ये नहीं पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फार्मूला, देखें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है
वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा पहले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर। तो ये देखो 4π कट जाएगा और r1 बटे r2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16/9 अर्थात 16:9 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए 2023 में आया हुआ भी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 16:9। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन पहले के समान रहता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अगला देखो 7 नंबर में दिया हुआ, यदि समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, उनके आधार से जोड़ा जाता है, यदि समान त्रिज्या के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जब दो अर्धगोलों को जोड़ा जाएगा, जब दो अर्धगोलों को जोड़ा जाएगा, जैसे ये मान लो अर्धगोला है, ये है, ठीक है, ये है, और फिर एक अर्धगोला ऐसे है, यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। और पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4/3। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखो लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा, उसके आधार का व्यास। तो एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखें, इसको मैंने नहीं बताया था, यहाँ पर समझ लीजिए। देखें, ये बेलन होता है, ठीक है, तो ये जो होता है आधार होता है, और इस आधार नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें जो हमें पूछ रहा है वो कह रहा है कि इसके आधार का व्यास क्या होगा, अर्थात ये वाला पूरा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमें चीज़ दिया हुआ तो दिया हुआ पाई आर स्क्वायर, मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और जो दिया हुआ गया है वो 9 पाई दिया गया है ऐसे। तो ये देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 9, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर जब इधर जाता है तो वो रूट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा 3। तो ये आर निकला है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास जो होता है वो डायमीटर से व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो 2 × 3 और बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो d = 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है।